नमस्कार, मैं हूं कुशाग्र सिंह और आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे आरआरटीएस के बारे में, मतलब कि दिल्ली से मेरठ के बीच में जो आरआरटीएस चलने वाली है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे अच्छे से। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे, उसकी सारी की सारी टेक्निकल डिटेल्स जानेंगे। उसके बाद वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, कब उसका प्रस्ताव आया, कितने पैसे के, सारी की सारी डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप आरआरटीएस का मतलब समझ लीजिए। तो ये होता है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। और आपको हमेशा से डाउट आता होगा कि ये मेट्रो से अलग है या फिर ये एक मेट्रो ही है। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल मेट्रो की तरह ही होती है, लेकिन आरआरटीएस जो है वो दो सिटीज के बीच में चलती है। मतलब कि मेट्रो जो है वो एक ही सिटी के अंदर में चलेगी। अब जैसे कि नागपुर मेट्रो है तो नागपुर के अंदर ही चलेगी, दिल्ली मेट्रो है तो दिल्ली के अंदर ही चलेगी। लेकिन आरआरटीएस दो सिटीज को कवर करती है और बहुत तेजी से, इसलिए उसका नाम है रैपिड ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम। अब सबसे पहले फेज में तो ये दिल्ली से मेरठ के बीच में बनाई जा रही है, जिसमें से 4 स्टेशन अभी फिलहाल रेडी हो गए हैं और आज ही उसका इनॉग्रेशन है। और भी इसमें कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आरआरटीएस एक डेडिकेटेड हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी रेल बेस्ड कम्यूटर सर्विस है। अब कम्यूटर सर्विस का मतलब ये हो गया कि जो भी दिल्ली से मेरठ के बीच में आना जाना करेंगे तो उन लोगों के लिए गाड़ी हो जाएगी और साथ ही हाई स्पीड से चलेगी। इसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी 160 किलोमीटर पर आवर की। वैसे तो ये 180 के हिसाब से डिजाइन करी गई है, लेकिन इसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की ही रखी गई है। और साथ ही साथ एवरेज स्पीड अगर देखा जाए तो वो 100 रहेगी इसकी, जो कि बहुत ही ज्यादा है, आप समझ सकते हैं। तो दिल्ली से मेरठ ये टोटल 1 घंटे में ही पहुंच जाएगी, और बल्कि 1 घंटा भी नहीं, 55 मिनट, मतलब कि 55 मिनट्स। अब हमारे प्रधानमंत्री हमेशा से चाह रहे हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसको और ज्यादा अच्छा किया जाए और वहां पर वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, जिससे कि दो शहरों के बीच में जो लोग रोज का आना जाना करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाए और काफी ज्यादा ये सिस्टम सही रहे, जिससे कि वो जल्दी भी पहुंचे और साथ ही साथ पैसा भी कम लगे। क्योंकि अगर वो इंडियन रेलवे से आना जाना करेंगे तो आप जानते ही हैं कितनी भीड़ रहती है। अगर वो बस से आना जाना करेंगे तो वहाँ पर ट्रैफिक रहता है और टाइम भी लगेगा। लेकिन आरआरटीएस बिल्कुल एक मेट्रो की तरह रहेगी, जो कि बहुत ही स्पीड में आना जाना करेगी और काफी ज्यादा यहाँ पर टाइम बचेगा। अब ये जो आरआरटीएस सिस्टम है ये देश में विकसित किया गया है, जो कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के बराबर है, मतलब कि सबसे बेस्ट है ये चीज। इसकी डिजाइन हैदराबाद में करी गई है और साथ ही साथ जो इसके कोचेस हैं या फिर जो इसका रोलिंग स्टॉक है वो कहाँ पर बना है, तो वो बना है गुजरात में सावली में, जो कि वडोदरा के पास में ही आता है। और इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो मैं आपको बता दूं, एल्स्टम कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट जीता था, तो वही कंपनी इसको बना रही है और टोटल 15 साल की मेंटेनेंस भी एल्स्टम कंपनी के पास ही इसकी रहेगी। अब इससे और क्या क्या फायदा मिलेगा, तो इससे विकास की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के अवसरों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगी और एयर पोल्यूशन में भी काफी ज्यादा कमी लाने वाली है। अब रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे, क्योंकि जो दिल्ली में जॉब करेंगे वो आराम से इसमें आना जाना कर सकते हैं दूर रहते हुए भी। शिक्षा इसलिए क्योंकि जितने भी दिल्ली में कॉलेजेस वगैरह हैं तो उसमें भी लोग आना जाना कर सकते हैं बाहर से। और साथ ही साथ हेल्थ केयर, तो आप जानती हैं कि भाई दिल्ली राजधानी है तो वहाँ पर हेल्थ केयर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए लोग वहाँ पर आना जाना इसमें आराम से कर सकते हैं। और प्रदूषण की अगर हम बात करें तो फिर आप ये चीज तो समझ ही रहे होंगे कि भैया लोग कार में कम डिपेंडेंसी करेंगे या फिर बसेस में कम जाएंगे, तो वैसे ही पॉल्यूशन जो है वो अपने आप ही बचने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने आप ही समझ रहे हैं कि भाई लोग अपनी गाड़ी से ना जाकर इस ट्रेन से जाएंगे, जिस कारण से यहाँ पर एयर पॉल्यूशन भी कम होगा। अब इसका उद्घाटन आज के ही दिन है, मतलब कि 20 अक्टूबर को। और ये कहां से कहां तक चलेगी, तो फिलहाल ये साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक के चलेगी, जो कि गाजियाबाद में आता है। तो मतलब कि पूरी ये फिलहाल रेडी नहीं हुई है, थोड़ा सा ही इसका सेक्शन रेडी हुआ है और जून 2025 में इसकी डेडलाइन है, तो तब तक ये पूरी हो जाएगी। तो टोटल 82 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जिसमें से 17 किलोमीटर मतलब कि 17 किलोमीटर आज रेडी हो गई है और चालू होगी। अब इस कॉरिडोर की आधारशिला 8 मार्च 2019 को पीएम मोदी द्वारा ही रखी गई थी और आप सोच सकते हैं कि 4 साल में फिलहाल 17 किलोमीटर ये रेडी भी हो गया है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, तो फिलहाल ये हर 15 मिनट में चलेगी और ज्यादा डिमांड बढ़ने पर इसको और कम भी टाइम कर दिया जाएगा, हर 5-5, 10-10 मिनट में भी किया जाएगा। अब जो दिल्ली एनसीआर है, मतलब कि नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि दिल्ली से सटे हुए जितने भी शहर आते हैं उन सबको मिला के बनता है, तो उसमें टोटल 8 कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिसमें से लोग भाई डेली आना जाना करते हैं और जहां पर आरआरटीएस बनना चाहिए। और इसमें से 3 कॉरिडोर को पहले चरण में बनाया जाएगा, जो कि है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दूसरा है दिल्ली गुरुग्राम अलवर और तीसरा है दिल्ली से पानीपत। और इसमें से भी सबसे पहले दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को बनाया जा रहा है, जिसकी टोटल कॉस्ट है 30,274 करोड़, मतलब कि 30,274 करोड़। और इससे समय की काफी ज्यादा बचत हो रही है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि 55 मिनट्स में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आरआरटीएस नेटवर्क में रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस सर्विस के साथ में गठजोड़
जोड़ होगा और एक मल्टी मॉडल यहाँ पर सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे कि आप जैसे स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा, बस स्टेशन भी मिल जाएगा और मेट्रो स्टेशन भी मिल जाएगा। तो फिलहाल जो पहला एकदम रेलवे स्टेशन रहेगा इसका, मतलब कि सराय काले खान, तो वहाँ पर ये तीनों भी चीजें एक साथ मिलेगी। मतलब कि वहाँ पर बस स्टेशन भी बाजू में है, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी बाजू में है, साथ ही साथ वहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी बाजू में ही है, जिससे कि यहाँ पर आराम से लोग आ सकते हैं और इसी से दूर भी जा सकते हैं। और इसको मैनेज कौन कर रहा है, तो इसका मैनेजमेंट NCRTC के पास है, मतलब कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। और फिलहाल इसके 2 डिपो होंगे, जो कि है पहला दुहाई डिपो और दूसरा है मोदीपुरम डिपो। तो मोदीपुरम डिपो सबसे लास्ट में है मेरठ में, जो कि बाद में चालू होगा। और इसकी एनुअल राइडरशिप लगभग 8 लाख के करीब सोची गई है, मतलब कि 8 लाख लोग इसमें साल भर में सफर कर सकेंगे। और साथ ही साथ ये एलिवेटेड भी रहेगी, ग्राउंड पर भी रहेगी और अंडरग्राउंड भी रहेगी। मतलब कि तीनों प्रकार से इसको बनाया गया है। सबसे ज़्यादा एलिवेटेड ही रहेगी और कुछ कुछ जगह पर ही ग्राउंड पर भी आ जाएगी, बाकी अंडरग्राउंड भी कहीं कहीं पर ये है। और इसका ट्रैक गेज कितना रखा गया है, तो ये स्टैंडर्ड गेज पे चलेगी, जिसमें कि नॉर्मली मेट्रो चलती है या फिर जो बाहर विदेशों की गाड़ियाँ चला करती है, मतलब कि 1435 mm, तो इसी को स्टैंडर्ड गेज कहा करते हैं। और गेज का मतलब हो गया कि 2 पटरी का डिफरेंस, मतलब कि ये जिस पटरियों पर चलेगी उन दोनों पटरियों का डिफरेंस होगा 1435 mm। इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 25 किलोवोल्ट की इसमें सप्लाई होगी, जैसे हमारे इंडियन रेलवेज की रहती है 50 हर्ट्ज में। और इसका जो कैटेनरी सिस्टम है वो ओवरहेड रहेगा, मतलब कि ऊपर में इसमें OHE तार लगाए जाएंगे। अगर हम इसकी फंडिंग की बात करें तो इसमें 1 बिलियन रुपीस जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, मतलब कि लोन दे रहा है। 500 मिलियन रुपीस न्यू डेवलपमेंट बैंक दे रहा है और 500 मिलियन रुपीस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दे रहा है। और गवर्नमेंट का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है फिलहाल, क्योंकि आपने इसके पहले लोन समझ लिया, तो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत सरकार इसमें 20% दे रही है, दिल्ली गवर्नमेंट का इसमें 3.22% है और यूपी गवर्नमेंट का इसमें 16.78% है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपी गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा क्यों है, दिल्ली का इतना कम क्यों है, तो मैं आपको बता दूं इसका मोस्टली पोर्शन यूपी में ही आता है और दिल्ली में काफ़ी कम पोर्शन आता है, जिस कारण से दिल्ली गवर्नमेंट इसमें थोड़ा कम पैसा दे रही है और यूपी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पैसा दे रही है। अब इसमें जो सिग्नलिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है उसका नाम है ETCSL2, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक रहता है। और एल्स्टम इस प्रोजेक्ट के लिए 210 कोच बनाने वाला है, जिसकी कुल लागत है 2577 करोड़ और 15 साल का मेंटेनेंस उसके पास है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही इसमें जो 180 कोच हैं वो ऐसे बनेंगे कि इसमें 6 कार वाला एक सेट बनाया जाएगा और 30 कोच इसमें टोटल ऐसे रहेंगे जो कि 3-3 कार वाले सेट बनेंगे। मतलब कि ये जो गाड़ी पूरी चलेगी तो एक ट्रेन सेट में टोटल 6 कोचेस रहेंगे और इस तरह के 30 सेट्स बनाए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर 3 कोच वाले जो ट्रेन सेट है उनको टोटल 10 बनाया जा रहा है। इनके जो रेलवे स्टेशन रहेंगे तो वो डिज़ाइन इंस्पायर किया गया है लोटस टेम्पल से। और बाकी मैं इसका अगर कोच कंपोजिशन बताऊं तो इसमें 5 स्टैंडर्ड कोच रहेंगे और एक प्रीमियम कोच रहेगा। और एक जो स्टैंडर्ड कोच इसमें है वो विमेन के लिए रहेगा, मतलब कि महिलाओं के लिए सिर्फ वो आरक्षित रहेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि 5 कोच इसमें स्टैंडर्ड के रहेंगे, मतलब कि नॉर्मल उसमें सीटिंग रहेगी 2x2 की रहेगी, लेकिन सीट्स उसमें थोड़ी पास पास में रहेंगी, उतनी कुछ खास नहीं लगेगी आपको। और प्रीमियम कोच जो है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ रहेगी, उसमें आपको सीट को रिक्लाइनिंग करने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा लेग स्पेस ज़्यादा रहेगा, फुटरेस्ट दिया जाएगा। तो इस तरह की उसमें कई सारी सुविधाएं रहेंगी जो कि स्टैंडर्ड कोच में नहीं रहेंगी। बाकी और भी इसमें कई सारी फैसिलिटीज़ है, कई लोगों ने ब्लॉग्स डाले हैं तो आप जाके देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें 1750 पैसेंजर्स की कैपेसिटी रहेगी 6 कोचेस वाली गाड़ी में। और साथ ही साथ इसमें ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है जो कि थोड़ा कवच की तरह रहेगा। ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल लगाया गया है, मतलब कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक भी चला करेंगी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाली है। और साथ ही साथ इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी यूज़ होगा। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना रखा है, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। और थोड़े से में अगर आपको समझना है तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो ब्रेकिंग होगी तो ब्रेकिंग से इसमें बिजली बनेगी, जिससे कि वापस OHE वायर में सप्लाई कर दिया जाएगा। अब ये चीज़ कैसे होता है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ कवच के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, जो कि आप जाके देख सकते हैं, जिससे कि 2 ट्रेन अगर आमने सामने भी आ गई तो टकराती नहीं है। उसी तरह से इसमें भी एक सिस्टम रहेगा। अब मैं आपको और भी थोड़ी सी इसमें डिटेल्स बताता हूँ। अब ये जो 6 कोच की गाड़ी होती है तो इसमें 3-3 कोच का बेसिक यूनिट रहता है। अब बेसिक यूनिट क्या है ये आप समझिए। अब एक बेसिक यूनिट में जैसा कि मैंने आपको बताया 3 कोच हैं, तो उसमें सबसे पहला जो कोच होगा वो होगा ड्राइवर मोटर कोच। तो जो भी कोच में ड्राइविंग हो सकेगी उसको हम ड्राइवर मोटर कोच कहते हैं। और इसमें मोटर का नाम इसलिए है क्योंकि इसमें मोटर्स नीचे लगी रहेगी, जो कि ट्रैक्शन मोटर होती है, मतलब कि जो कि चक्कों को घुमाती है, तो वो मोटर भी ड्राइवर मोटर कोच में रहेगी। और साथ ही साथ सीटिंग में भी लोग रहेंगे। तो मेनली इसमें ड्राइवर और मोटर 2 चीज़ लगाई गई है, जिसकी वजह से ये है DMC। इसके बाद यहाँ पर आता है ट्रेलर कोच। ट्रेलर कोच का मतलब हो गया कि यहाँ पर सारे के सारे लोग रहेंगे और साथ ही साथ इसी कोच में पेंटोग्राफ भी लगा रहेगा, जिससे कि बिजली की सप्लाई मिलती है इंजन को। और इसी कोच में ही ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा, जिससे कि 25 kV की बिजली को
मोटर में देने के लिए कम किया जाता है। और इसके बाद बेसिक यूनिट में जो तीसरा कोच आता है वो है नॉन ड्राइविंग मोटर कोच। मतलब कि इस कोच में ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं लेकिन इसमें मोटर्स लगी रहेंगी। तो ये 3 कोच का यहाँ पर बेसिक यूनिट हो गया। और यही सेम 3 को उल्टा करके अगर आप रिपीट करेंगे तो 6 में से बाकी के जो 3 कोच है वो दूसरा बेसिक यूनिट हो जाएगा। मतलब कि अब आप 6 कोच का यूनिट समझिए। सबसे पहले इस पर रहेगा ड्राइवर मोटर कोच, ट्रेलर कोच, नॉन ड्राइविंग मोटर कोच, और फिर से यहाँ पर आ जाएगा नॉन ड्राइविंग मोटर कोच, ट्रेलर कोच और ड्राइवर मोटर कोच। और इसकी जो मोटर्स है उसकी पावर काफी ज्यादा रहेंगी, वंदे भारत एक्सप्रेस से भी ज्यादा इसमें पावर दी गई है। टोटल इस गाड़ी में 67% की पावरिंग रखी गई है, जो कि वही वंदे भारत एक्सप्रेस में 50% की हुआ करती थी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसकी पावरिंग काफी ज्यादा है और बहुत जल्दी इसका एक्सेलरेशन होगा। और 6 डिब्बे में से 4 डिब्बों में यहाँ पर पावरिंग दी गई है, वरना नॉर्मली इंडियन रेलवेज में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। मेमू या डेमू जो होती हैं तो उनमें 4-4 कोच में एक जगह इंजन दिया जाता है। और वहीं अगर हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो उसमें हर ऑल्टरनेटिव कोच में इंजन दिया गया है या फिर मोटर्स दी गई है। और वहीं अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो इसमें 6 में से 4 कोच में मोटर दी गई है, जो कि इस गाड़ी को काफी ज्यादा अलग बनाता है और बहुत ही तेजी से ये एक्सेलरेशन करेगी। और जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, अगर मैं उसकी बात करूं तो जिन जिन कोचेस में मोटर लगी रहती है उनमें ही वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। बाकी जो कोचेस हैं उनमें मैकेनिकल ब्रेकिंग होगी। अब मैकेनिकल ब्रेकिंग का मतलब है जो कि नॉर्मल ब्रेकिंग होती है, जिसमें कि डिस्क ब्रेक लगे रहेंगे और वो ब्रेक्स डिस्क को पकड़ लेते हैं, जिससे कि वहां पर ब्रेकिंग होती है। और वहीं रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको अगर समझना है तो आप जाके वीडियो देख लीजिए। अब ये जो गाड़ी है 6 कोचेस की, इसकी लेंथ रहेगी 138 मीटर की, जिसमें कि एक कोच 23 मीटर का रहेगा। लगभग इतना बड़ा है, आप अंदाजा लगा लीजिए। और अगर मैं आपको इसके ग्राउंड लेवल से जहां पर आप बैठते हैं उधर तक की हाइट बताऊंगा तो वो है 830 mm की। मतलब कि जो ग्राउंड है जहां पर पटरियां रहेगी वहां से जहां पर आप बैठेंगे तो ये जो लेवल है तो वो टोटल 830 mm का रहेगा। इसका अगर मैं वेट बताऊं तो वो है 17 टन पर एक्सल। और एक्सल का मतलब हो गया जो 2 चक्कों का एक सेट होता है तो उसके ऊपर 17 टन का टोटल वेट रहेगा। और इसी तरह के 4 एक्सल रहेंगे इस कोच में, जिससे कि टोटल मिला के 68 टन जो है एक कोच के ऊपर बाहर रहेगा। और साथ ही साथ इसमें IGBT बेस्ड 3 फेज प्रोपल्शन मोटर्स लगाई गई हैं, जो कि सबसे ज्यादा अत्याधुनिक मानी जाती है। इनका वेट कम रहता है और पावर बहुत ज्यादा जनरेट करती है। इसके ऊपर भी मैं आपको आगे चल के वीडियो बनाऊंगा कि 3 फेज मोटर आखिर क्या होती है। इंडियन रेलवेज में भी अब इसी मोटर का यूज किया जा रहा है हर जगह, और ये गाड़ी में भी वैसे ही है। बाकी ये पूरी की पूरी AC गाड़ी रहेगी, ये तो आप जानते ही होंगे। और इसमें बैठने की भी सुविधा रहेगी, 2x2 इसमें बैठ सकते हैं, जो कि मेट्रो में साइड में ही ऐसे लगे रहते थे बैठने के लिए, वैसे इसमें 2x2 का बैठने की कैपेसिटी होगी, जो कि इस गाड़ी को थोड़ा अलग बनाता है और बीच में इसमें खड़े रहने की जगह है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मेट्रो में कुशन वाली सीट नहीं रहती थी, उसमें ऐसी स्टील की लगा दिया करते थे। और इसमें कुशन वाली सीट्स रहेगी जिसमें आपको बैठकर भी आराम लगेगा थोड़ा। और अगर मैं आपको इसके दरवाजों की बात करूं तो मेट्रो में क्या होता था कि सारे के सारे दरवाजे एक साइड से खुलते थे जहां पर भी प्लेटफॉर्म आता था। तो इसमें देखिए वैसा नहीं है। इसमें अगर किसी को उतरना होगा तभी वो बटन दबा के उस डोर को खोल सकता है, वरना बिन फालतू का इसमें सारे के सारे डोर्स नहीं खुलेंगे। तो जो भी स्टेशन आएगा वहां पर अगर किसी को उतरना रहा तभी वो अंदर से डोर खोल सकता है, नहीं तो अगर किसी को चढ़ना रहा तभी वो बाहर से डोर खोल सकते हैं। तो वहां पर अलग से इस चीज के लिए बटन लगाया जाएगा, जो कि इस गाड़ी को काफी ज्यादा अलग बनाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, प्लेटफॉर्म से जब आप गाड़ी में जाते हैं तो उसके बीच में यहाँ पर एक दीवार टाइप की बनाई गई है। और इसका टर्म दीवार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये उसी टाइप में रहेगा। और जहां जहां पर भी दरवाजे रहेंगे तो वहां पर इसमें डोर्स लगाए जाएंगे, जिससे कि जब भी ये गाड़ी आएगी और जहां पर भी ये खड़ी होगी तो इसमें जो दरवाजे खुलेंगे गाड़ी के, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो दीवार है उसके भी दरवाजे खुलेंगे। अब ये चीज क्यों करी जा रही है, तो देखिए दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, तो वहां पर ज्यादा भीड़ रहने की वजह से कोई दुर्घटना ना हो। अब जैसे कि बहुत ज्यादा भीड़ है और मान लीजिए जो लोग आगे की तरफ खड़े हैं, अब जैसी गाड़ी आ रही है, मान लीजिए अगर हल्का सा भी धक्का लग गया आगे की तरफ तो वो लोग नीचे भी गिर सकते हैं। तो उस चीज से बचाने के लिए यहाँ पर उस तरह की दीवारें बनाई जाती है, जो कि ट्रांसपेरेंट रहती है एक तरह से। और अब तो ये काफी ज्यादा मेट्रो सिस्टम में आने लग गई है। जितने भी अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम है वहां पर लगभग ऐसा है ही। दिल्ली में भी अब कई सारे मेट्रो स्टेशन पर लगने लग गई है, और RRTS में भी ऐसा ही रहेगा। और इससे आत्महत्या करने वाले लोगों को भी रोका जा सकेगा, जो कि बीच में ट्रैक पर आके कूद पड़ते थे। और फिलहाल इस गाड़ी का नाम नमो भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है, जिसका अनाउंसमेंट हाल फिलहाल में ही हुआ है। और अब ये गाड़ी नमो भारत एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। और ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में से एक होगी, क्योंकि जितनी भी मेट्रो हुआ करती हैं तो वो लगभग 80 की स्पीड से, 90 की स्पीड से या फिर मैक्सिमम 120 की स्पीड से चला करती हैं। और RRTS 160 की स्पीड में चलेगी। अब आखिर ये इतनी स्पीड में कैसे चलेगी, तो देखिए इसके जो स्टेशन रहेंगे वो काफी दूर दूर हैं और पूरा का पूरा ट्रैक लगभग एलिवेटेड है, मतलब कि ऊपर बना हुआ है और सामने लगभग कोई नहीं आएगा, इसमें ये चीज तो मालूम ही है। इसलिए ये गाड़ी इतनी स्पीड में चल सकती है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन का फेयर बताता हूँ, मतलब कि आखिर इसके टिकट का कितना प्राइस होगा ये चीज आप जान लीजिए। तो स्टैंडर्ड क्लास जो रहेगी उसका फिलहाल के हिसाब से, मतलब कि जो 4 स्टेशन के लिए गाड़ी चल रही है, तो इसका फेयर रखा गया है 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक के।
मतलब मैक्सिमम इसमें रहेगा 50 रुपये और मिनिमम 20 रुपये। और वहीं जो इसका प्रीमियम क्लास है तो उसमें इसका जो फेयर रखा गया है तो वो है मिनिमम 30 रुपये से लेके मैक्सिमम 100 रुपये तक के। बाकी मैं बता दूं, इस पूरी गाड़ी में 2 जगह ऐसी भी रखी गई है जहाँ पर व्हील चेयर को लाया जा सकता है, जिससे कि विकलांग लोगों को थोड़ा सा इसमें फायदा मिलेगा। और अब मैं आपको इसकी कपलिंग के बारे में भी बता दूं। अब जो इसमें कपलिंग होती है वो होती है मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कपलिंग। अब जैसे कि आपने मेट्रो में कपलिंग देखी होगी या फिर विदेशों में जो गाड़ियां रहती हैं उनकी जो कपलिंग देखी होगी तो वो ऑटोमेटिक रहा करती है, जो कि डायरेक्टली जिसमें ट्रेन आके जुड़ जाती है। तो वैसे ही सेम इसमें भी कपलिंग रहेगी और दोनों कोचेस के बीच में सेमी परमानेंट कपलर रहेगा, मतलब कि उसमें जो कपलिंग रहेगी उसको लगभग परमानेंटली ही जोड़ दिया जाएगा। और जब भी इसका POH होगा या फिर कोई इमरजेंसी होगी तभी उसको अलग किया जा सकता है, वरना नॉर्मली ऐसे अलग नहीं किया जा सकता। तो आई होप आज आपने RRTS के बारे में काफी ज्यादा अच्छे से जान लिया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।